4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, ये जो सरकार बनी है, ये कहने को तो एनडीए की सरकार है, लेकिन इसके गठन से ऐसा लग रहा है कि ये एनडीए की सरकार नहीं है, ये मोदी जी की सरकार है। और जैसे 2014 से 19 तक मोदी जी की सरकार चली, उनकी मनमानी चली, जैसे 2019 से 2024 तक उनकी मनमानी चली, जो उन्होंने चाहा उसको मंत्री बनाया, अपने लोगों को मंत्री बनाया, अपने राज्य वालों को मंत्री बनाया, अपने राज्य वालों को बेनिफिट दिया। तो इस बार देश की जनता ने ये निर्देश दिया था कि आप एक ऐसी सरकार बनाइए जिसमें पूरे हिंदुस्तान का रिप्रेजेंटेशन हो और इसमें एक छत्र राज्य वाली स्थिति ना हो। इसमें स्थिति ऐसी हो कि पूरे देश का नक्शा हमको दिखाई पड़े। तमिलनाडु के लोग भी हों, कर्नाटका के भी हों, महाराष्ट्र के भी हों, नॉर्थ ईस्ट के भी हों, पंजाब हरियाणा के भी हों, पूरे देश का नक्शा हमें इस मंत्रिमंडल में दिखाई पड़ना चाहिए। और देश के अंदर देश को हिंदू मुसलमान करके कमजोर करने वाली प्रवृत्ति से बचना चाहिए। ये जनता ने निर्देश दिया, जनता ने जो मतदान किया उससे ये बताया। हम ऐसी सरकार चाहते हैं जिसमें इस प्रकार की बातें ना हो कि डबल इंजन की सरकार है, सिंगल इंजन की सरकार है, डबल इंजन सरकार को पैसा मिलेगा, जिसको मनाएगा उसको पैसा देंगे, जिसको मनाएगा उसको पैसा नहीं देंगे, बाढ़ राहत पे एक को देंगे दूसरे को नहीं देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसीलिए जनादेश जो दिया जनता ने, वो इस प्रकार का पूरे देश के अंदर दिया। लेकिन जो अभी तक संकेत मिले, उस संकेत से ऐसा लगा कि जनता के निर्णय को जो लोग सत्ता में बैठ गए, उन्होंने न तो स्वीकार किया ना अंगीकार किया। उन्होंने समझा कि ये वही 2014 से 2024 की सरकार है, जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। और ये एनडीए की सरकार नहीं है, ये मोदी जी की सरकार है। अब विरोध शुरू हुए, लोगों ने विरोध करने शुरू किए। अजीत पवार ने विरोध करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि भाई, हमारे तो राज्यसभा सांसद भी हैं, हमें आपने एक राज्य मंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया है। और यह प्रस्ताव किसने दिया है? फडणवीस साहब ने। फडणवीस साहब का लोकस स्टैंडाई क्या है? वो है क्या? कौन है वो? रहे होंगे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, होंगे आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के, बड़े नेता होंगे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन मंत्री बनाना ना बनाना तो प्रधानमंत्री का प्रोरोगेटिव है। वहां पे फडणवीस साहब कहां से आ गए? इसका मतलब यह है कि जानबूझकर क्षेत्रीय नेता को, एक मराठा नेता को आपने बदनाम और उनका अपमान करने का प्रयास फडणवीस साहब किया। ठीक है, अजीत पवार को केवल एक सीट मिली और वहां महाराष्ट्र की जनता ने उनके चाचा शरद पवार की एनसीपी को सही, अच्छी, असली एनसीपी माना। यह बात सही है। अजीत पवार ने जो अपने चाचा को धोखा दिया था उसका दंड उनको दिया, यह भी बात सही है। लेकिन फडणवीस साहब, आपने बिना किसी अहर्ता के, बिना किसी योग्यता के अजीत पवार पे जिस प्रकार की टिप्पणी और एनसीपी पे की, वो अपेक्षित नहीं थी, वो अच्छी नहीं थी। अब एकनाथ शिंदे जी का भी बात बिल्कुल कहना सही है। ये भाई, हमारे तो इतने ज्यादा सांसद जीते हैं और हमारी वजह से महाराष्ट्र में आज एक मिलीजुली सरकार है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी है, अजीत पवार है, एकनाथ शिंदे हैं। तो अजीत पवार के विधायक और एकनाथ शिंदे के विधायक अगर न हो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बन जाएगी? एकनाथ शिंदे को आप केवल 2 मंत्री दे रहे हैं, वो भी राज्य मंत्री दे रहे हैं, कैबिनेट मंत्री नहीं दे रहे हैं, उनका भी अपमान कर रहे हैं। जबकि स्थिति यह है कि महाराष्ट्र के अंदर जनता ने जो निर्णय लिया है उसके अनुसार जो अघाड़ी है, जिसमें उद्धव ठाकरे हैं, शरद पवार है और कांग्रेस है, वो लोकसभा चुनाव के निष्कर्षों पे विधानसभा के अंदर जो चुनाव होने वाला 4 महीने के बाद, उसमें स्वीप करने वाली है। और अगर इसमें यह भी जोड़ दिया जाए कि जो 5% में लोकसभा में एक सेंट्रल गवर्नमेंट को चुनने के चक्कर में लोग बीजेपी को वोट देते हैं, लेकिन जब विधानसभा का मामला आता है तो उद्धव ठाकरे क्योंकि वहां फेस होंगे और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई फेस नहीं होगा, तो 5% वोट बढ़ जाएंगे, तो लीड बहुत ज्यादा हो जाएगी। वहां तो महाविकास अघाड़ी की बहुत प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। तो नेचुरल है कि वहां पे एकनाथ शिंदे और अजीत पवार जो है वो महाविकास अघाड़ी में अगले 5-7 दिन में शामिल हो जाएंगे। उसके बावजूद उनका अपमान करने का प्रयास क्यों हुआ, जब आपको पता है विधानसभा के चुनाव वहां होने वाले हैं?
आपने बिहार के अंदर जीतन राम मांझी को, जिनकी पार्टी के विधायकों को आपने तोड़ लिया था, और जिस प्रकार से आप बाकी पार्टियों के विधायकों को तोड़ लेते हैं, पिछली बार चिराग पासवान के चाचा को मंत्री बना दिया था, चिराग पासवान को बाहर कर दिया था, इस बार चिराग पासवान को सीटें दे दी, उनके चाचा को कोई सीट एलोकेट नहीं की। तो कभी भतीजे को आगे करते हैं, कभी चचा पे वार करते हैं, कभी भतीजे पे वार करते हैं। हारे हुए कैंडिडेट्स को आपने मंत्री बना दिया। रवनीत सिंह बट्टू बिट्टू, जो कांग्रेस के इतने पुराने 2 बार के सांसद थे, वो बीजेपी से चुनाव लड़े, हार गए, उनको आपने मंत्री बना दिया। जितिन प्रसाद को आपने मंत्री बना दिया। जीतन राम मांझी के एकमात्र सांसद हैं, उनको आपने कैबिनेट मंत्री बना दिया, और महाराष्ट्र के नेताओं का अपमान कर दिया। क्या चलिए, ये तो राजनीतिक लोग हैं। आपने उनका भी अपमान कर दिया जिनके कंधों पे बैठकर आप आज राजनीतिक सत्ता की रोटी सेक रहे। आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आदिवासी एरियाओं में जगह जगह पर, गांव गांव पर, कस्बों कस्बों तक अगर भारतीय जनता पार्टी को अलग को किसी ने जगाया है तो आरएसएस ने जगाया। चाहे गलत सही वो उनके सिद्धांत है, मैं उस सिद्धांतों से सहमत नहीं हूं, लेकिन आरएसएस ने किया ये मैं जानता हूं। आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी को इस स्तर तक पहुंचाया ये भी मैं जानता हूं। चुनाव प्रक्रिया चलते समय जिस प्रकार जयप्रकाश नड्डा ने मोहन भागवत जी के लिए, आरएसएस के लिए कहा कि हमको आरएसएस की आवश्यकता नहीं है, अब हम इतने ज्यादा मजबूत हो गए हैं, तो ये तो उसी प्रकार की स्थिति है जिसके कंधे पे बैठ के आप सत्ता पे पहुंचे, उसी को अपने लात मार दी। इसको तो एहसान फरामोशी कहते हैं हमारी भारतीय भाषा में। अगर आपको उनकी आवश्यकता नहीं है तो इतने दिनों तक उन्होंने यहां पहुंचाना है, कम से कम आदर भाव से तो उनको संबोधित करते। तो आपने अकाली दल को खत्म कर दिया, आपने इंडियन नेशनल लोकदल को खत्म कर दिया, आपने शिवसेना को खत्म करने का प्रयास किया, आपने एनसीपी को खत्म करने का प्रयास किया, आपने बीआरएस को खत्म कर दिया, आपने बीजेडी को खत्म कर दिया। सबको खत्म करने के बाद अब आप आरएसएस को खत्म करने पे उतारू हो गए। अच्छा, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, नॉर्मली हमने पिछले 98-99 साल में कभी यह नहीं देखा कि आरएसएस इस प्रकार से खुलकर सत्ता में बैठी अपने ही पार्टी जिनको उन्होंने सत्ता में पहुंचाया है उनका इस प्रकार से सीधे विरोध करे। लेकिन एक अपमानजनक स्थिति थी जब नड्डा जी ने कहा था आरएसएस के बारे में कि इनकी हमें जरूरत नहीं है। तो मोहन भागवत जी ने जो कहा, जो उन्होंने कहा कि जो सेवक है उसका काम है अपने कामों का विवरण देना, जो उन्होंने काम किए हैं उसके बारे में बताना, समाज में विद्वेष पैदा करना सेवक का काम नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि जिस प्रकार से मणिपुर के अंदर 1 साल से हिंसा भड़की हुई है 2 समुदायों के बीच में, और उसको रोकने का कोई प्रयास ही नहीं हो रहा है, उस पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है, उस पर तो कोई बात ही नहीं हो रही है, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा कि एक सीमावर्ती इलाके में जहां पे शांति स्थापित होना बहुत आवश्यक है, वहां पे 2 समुदायों के बीच में या तो लड़ाई हुई है या कराई गई है राजनीतिक हितों के लिए। मोहन भागवत जी ने यह भी कहा ये जो सामाजिक दरार है इसको कम करने का प्रयास ही नहीं हुआ, मर्यादाओं का प्रयास ही नहीं हुआ, मर्यादाओं को स्थापित करने की कोशिश ही नहीं हुई। अब आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी को अपने को भगवान श्री राम का अनुयायी बताती है, और भगवान श्री राम को राजा राम को भगवान श्री राम बनाने में जो केवल एक अंतर है वो मर्यादाओं का है। श्री राम परमेश्वर इसलिए बने कि उन्होंने मर्यादाओं का पालन किया, उन्होंने पुत्र की मर्यादाओं का पालन किया, उन्होंने पति की मर्यादाओं का पालन किया, उन्होंने भाई की मर्यादाओं का पालन किया, उन्होंने राजा की मर्यादाओं का पालन किया। तो भगवान श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, और उनका नाम लेने वाली पार्टी उनकी मर्यादा क्या किसी मर्यादा का पालन न करे, ये कहा मोहन भागवत जी ने। मोहन भागवत जी ने यह भी कहा, अगर आप उनका न वीडियो सुना तो आप सुने, उनके जो उन्होंने उल्लेख किया उसको सुने,
उन्होंने ये भी कहा कि ये आर्टिफिशियल आईटी सेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से ये जो झूठी खबरें प्रचारित की गई, ये मोहन भागवत जी ने कहा, और उस झूठी खबरों के आधार पर देश को कमजोर किया गया, देश के आधार को कमजोर किया गया। भाई, हमारा देश विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसमें सारी सभ्यता संस्कृति की विश्व की मौजूद है, और हम 75 साल या हजारों साल से प्यार मोहब्बत से आपस में मिलजुल कर रहते आ रहे हैं। तो अचानक पुराने जो मुर्दे हैं उन्हें उखाड़ कर, पुरानी बातों को याद करके, द्वेष पैदा करके, सामाजिक विद्वेष पैदा करके अगर कोई प्रयास करता है, ये तो देश को कमजोर करने की बात करता है। इसका मतलब यह है कि आरएसएस को और मोहन भागवत जी को अब शायद आपस की बैठक में उन्हें समझ में आ गया है कि हमने जिसको बनाया वो तो मर्यादाओं का ही पालन नहीं कर रहा है, वो तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन ही नहीं कर रहा है, वो तो सामाजिक विद्वेष पैदा कर रहा है। इसलिए इसका विरोध करना बहुत आवश्यक है, शायद आरएसएस ने समझा। अब कल्पना कीजिए, वो आरएसएस जिसने गांव-गांव जाकर प्रचार करके और अपने जो भी नीतियां थी उसको आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाया, मोदी जी को आगे बढ़ाया। अगर मोदी जी बाकी लोगों को तो चलिए किनारे कर देते हैं, वो तो बात समझ में आती है, लेकिन आरएसएस को भी किनारे कर देंगे, ये बात किसी भी सामान्य नागरिक को समझ में नहीं आती। अच्छा, होगा क्या अगर आरएसएस और बीजेपी आमने सामने आके खड़े हो जाएंगे उस समय, जबकि भारतीय जनता पार्टी को इंडिया अलायंस, सशक्त इंडिया अलायंस का सामना कर रहा है, जब उद्धव ठाकरे, शरद पवार जैसे लोगों का महाराष्ट्र में मुकाबला करना है, बंगाल के अंदर ममता दीदी का मुकाबला करना है, यूपी के अंदर अखिलेश यादव का मुकाबला करना है, एक मजबूत होती इंडिया अलायंस का मुकाबला करना है, और उसके साथ साथ उन्हें अपनी पार्टी के अंदर भी खुद मुकाबला करना है, क्योंकि उन्होंने एनडीए अलायंस की मीटिंग तो बुला ली, खुद लीडर बन गए, लेकिन अभी संसदीय दल बीजेपी की मीटिंग नहीं हुई और वो नेता नहीं निर्वाचित हुए, लेकिन उन्होंने अपने को एनडीए का नेता बना के शपथ भी ले ली और मंत्रिमंडल भी बना दिया। ऐसे समय में आरएसएस का विरोध, मात्र संस्था का विरोध, सैद्धांतिक मुद्दों पे विरोध, ये माने मोदी जी कैसे झेल पाएंगे और कैसे झेलेंगे, ये देखने का समय होगा। गुजरात लॉबी इसको कैसे झेलेगी, क्योंकि चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे जहां भी इनके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं जो अभी भी बचे हुए हैं, गुजरात के अंदर केवल एक सीट आप आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर एक भी सीट नहीं आ रहे, राजस्थान जहां पे आप अच्छी तरह से जीते थे विधानसभा में, और पिछले 2 लोकसभा में आपने सारी सीटें जीती थी, इस बार 13 सीटें आपको मिली हैं, 12 सीटें कांग्रेस अलायंस को मिली हैं। उत्तर प्रदेश में तो आपको समाजवादी पार्टी से कम सीटें मिली हैं, हरियाणा में आधी आधी सीटें मिली हैं, पंजाब में आपका पत्ता गोल है। तो ऐसी स्थिति में आप मोदी जी चारों तरफ से खुद को घेरते क्यों जा रहे हैं, और अपने ही लोग जिन्होंने आपको बनाया है उनसे पंगा लेने की आपको क्या आवश्यकता है। लेकिन हो सकता है आपकी रणनीति, आपकी कूटनीति और गुजरात लॉबी के जो काम करने का तरीका है उसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, तो अब थोड़े दिनों में पता चलेगा कि आरएसएस क्या करेगा, आप क्या करेंगे, चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे, नीतीश कुमार क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, उद्धव ठाकरे, ममता दीदी, अखिलेश क्या करेंगे, राहुल क्या करेंगे, आप क्या करेंगे। ये देखने का समय है, देखेंगे, इंतजार करें और बाद में इसका विश्लेषण करेंगे और बात करेंगे। लेकिन जिस प्रकार मोहन भागवत जी ने पहली बार खुलकर इतना कठोर वक्तव्य दिया है, उससे लग रहा है कि महाराज आप बाहर से नहीं, आप अंदर से भी घिर गए हैं, अपनी मात्र संस्थाओं से भी घिर गए हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। नमस्कार, प्रणाम और धन्यवाद।